नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर हाजिर हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी को लेकर। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी को। हम पढ़ते पढ़ते जो 14वां लेसन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण इससे सवाल देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा कि इसमें से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं और किन की संभावना होती है। आज जो चैप्टर है वो है केंद्र राज्य संबंधों पर। काफी बड़ा चैप्टर है, इससे संबंधित लगभग 3 वीडियो बनेंगे, तो तीनों वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक डिटेल से हम सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं मोटे तौर से आपको बता दूं कि भारत में आप सबको पता है कि भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अब संघात्मक व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ रखा है कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। मैं वापस आपको बता दूं, संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जो शक्तियां हैं, पावर जो है, वो केंद्र और राज्यों में विभक्त होते हैं। केंद्र और राज्यों में विभक्त होते हैं। देखो, भारत की मैं बात करूं तो भारत में कुछ पावर जो है वो केंद्र के पास और कुछ पावर है वो राज्यों के पास है। तो यहां शक्ति के 2 केंद्र हो गए, एक केंद्र हो गया, एक राज्य। वैसे स्थानीय सरकारें भी होती है, लेकिन उनको पावर राज्यों से मिलते हैं और वो वापस उसको कम ज्यादा कर सकती है। लेकिन भारत में केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो अलग है और राज्य के पास शक्तियां हैं वो अलग है। तो भारत में 2 शक्ति के केंद्र हो गए, तो दोनों केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होते हैं और किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंध में संबंध कैसे होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल है और उन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा हुआ है केंद्र और राज्यों के मामले में। तो डिटेल से हम समझेंगे केंद्र राज्य संबंधों को। तो केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ने के लिए 3 कैटेगरीज इसको विभाजित की जा सकती है। जैसे सरकार के आपको पता है, सरकार की बात करूं तो सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है व्यवस्थापिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, 3 जो विभाजन होता है। तो व्यवस्थापिका मतलब विधायी, कार्यपालिका का मतलब प्रशासनिक मान लो, और न्यायपालिका। देखो, भारत में न्यायपालिका का विभाजन नहीं हुआ, केंद्र और राज्यों की अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, तो इसलिए यह बिंदु महत्वपूर्ण नहीं है केंद्र राज्य संबंधों में। तो यहां विधायी कार्यों के बारे में भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के। कानून बनाने से संबंधित जो भी कार्य काज है उसको बोलते हैं विधायी संबंध, उसके लिए अलग से देखेंगे। दूसरा है प्रशासनिक कार्य जो होते हैं उनमें कैसे तालमेल होता है, केंद्र और राज्यों के बारे में कैसे संबंध होते हैं, इसमें पढ़ेंगे। और वित्तीय संबंध, तीनों से संबंधित 3 वीडियो है और आज का जो वीडियो है वो बताएगा विधायी संबंध, अर्थात कानून निर्माण के जो है चरण, उसमें केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होते हैं, क्या क्या उनका योगदान होता है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कौन से मामलों में केंद्र राज्य की दखलंदाजी कर सकता है, कौन से मामलों में नहीं कर सकता, सबकी डिटेल से पढ़ेंगे कि वास्तव में केंद्र और राज्यों का विधायी संबंध कैसा है। स्टार्ट करते हैं केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों को। तो केंद्र राज्य के विधायी संबंधों के बारे में जो संविधान का भाग 11 है, देखो याद नहीं हो तो यूं भी याद सकते हो, 11 ऐसे लिखते हैं। तो केंद्र और राज्य संबंधों का जिक्र भाग 11 में किया गया है। और विधायी संबंधों की बात करूं तो ये आर्टिकल 245 से लेकर और 255 तक है। जो आर्टिकल 11 है, भाग 11 है, उसमें ये 245 से लेकर 55 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल है। कुछ और आर्टिकल भी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मोटे तौर से भाग 11 के 245 से लेकर 255 तक के अनुच्छेद है वो केंद्र राज्य संबंधों के विधायी जो संबंध है उसके बारे में बताया गया। एक एक डिटेल से हम समझेंगे 245 में क्या है, 246 में क्या है, 247 में क्या है, 248 में क्या है, सब डिटेल से समझेंगे। तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों को देखो कुछ कैटेगरी में विभाजित करके हम पढ़ेंगे। 4 कैटेगरी है। पहला है केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। इसमें आप ये समझोगे कि कौन से मामले हैं जिसमें केवल केंद्रीय सरकार है वो काम कर सकती है, ऐसे कौन से मामले हैं जो राज्य क्षेत्र में आते हैं, अर्थात दोनों की एक सीमा बनी हुई है कि ये मामले केंद्र कर सकता है, इन मामलों पर कानून केंद्र बना सकता है और इन मामलों पर कानून राज्य बना सकता है। तो पहले में इसमें समझेंगे। दूसरे
विधायी विषयों का बंटवारा, इसमें हम ये डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से विषय हैं जिनका बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र बना सकता है, कौन से में कब केंद्र राज्य के कानून बना सकता है, वगैरह वगैरह। राज्य क्षेत्र के संसदीय विधान, इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य के मामलों में संसद कौन कौन से समय में कानून बना सकती है, और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण कैसा, 4 बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होते हैं, किन किन चीजों से प्रभावित होता है, कौन सी स्थितियां होती है जब केंद्र राज्यों में दखलंदाजी कर सकता है, कौन से में नहीं कर सकता, कब राज्य क्या कहेंगे तो केंद्र कानून बनाएगा। डिटेल से समझेंगे, देखो ध्यान से समझना। पहली बात करते हैं केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, कि केंद्र के जो कानून है वो कानून कहां तक प्रभावी, उसकी सीमा क्या रहेगी। मैंने बताया था सीमा क्या होगी, कि मैंने कहा ये सीमा है, यहां तक केंद्र कानून बना सकता है, यहां तक राज्य कानून बना सकता है। तो पहला जो टॉपिक है केंद्र राज्य का विधान का क्षेत्रीय विस्तार कहां तक है। तो आप सबको अभी तक इसको पढ़ने से पहले मोटे मोटा आप सबको पता है कि यार केंद्र के पास जो कानून बनाने की शक्ति है, केंद्र का कानून कहां तक लागू होगा। जैसे भारत की केंद्र सरकार है तो उसका कानून कहां तक लागू होगा, जहां तक भारत पूरा भारत का जो मैप है, भारत की जो सीमा है, वहां तक केंद्र के कानून मान्य होंगे। और राज्य के कानूनों की बात करूं तो जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाएगी तो वो कानून कहां तक लागू होंगे, राज्य की सीमा के अंतर्गत। समझ रहे, देखो ध्यान से एक एक पॉइंट को। पहला जो पॉइंट आ रहा है वो पहला पॉइंट कहता है कि संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों के 3 कुछ तरीके बताए। पहला जो तरीका है, संसद पूरे भारत या किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। पहली बात, जो संसद होती है वो पूरे भारत के लिए भी कानून बना सकती है और वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए भी कानून, किसी छोटे क्षेत्र के लिए भी संसद चाहे तो कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है, भारत क्षेत्र में ये नहीं है, भारत क्षेत्र में सारे के सारे राज्य शामिल होंगे तो उनके लिए कानून बना सकती है। किसी एक राज्य के लिए भी कानून बना सकती है, किसी राज्य का एक भाग के लिए कानून बना सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की उनकी बात करो या किसी अन्य क्षेत्र को भी भारत क्षेत्र में माना जाएगा। मतलब जो आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा था, आर्टिकल 1 में जो भारत है उस सब के लिए, भारत के लिए संसद है वो कानून बना सकती है। दूसरी बात देखें तो राज्य का जो विधानमंडल होता है, केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानसभा या उसको विधानमंडल बोल लो आप, विधान परिषद भी होती है। तो राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के लिए कानून बना सकता है। जैसे संसद है पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वैसे ही राज्य है पूरे राज्य के लिए कानून बना सकती है या राज्य के किसी एक भाग या एक क्षेत्र के लिए कानून बनाने के लिए प्राधिकृत होती है। विधानसभा में कोई कानून बनना है तो वो उस राज्य के लिए बनेगा या फिर किसी उस राज्य के छोटे क्षेत्र, जैसे राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान पूरे राज्य के लिए कानून बना सकती है, या जैसे मान लो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कानून बना या एक क्षेत्र के लिए, जैसे माउंट आबू के लिए अलग कानून बना हुआ तो उसके लिए अलग से कानून बना सकती है, ये राज्य विधानमंडल के द्वारा। राज्य के बाहर के क्षेत्र में लागू नहीं किया जाए। देखो पहली मोस्ट चीज आ रही है कि राज्य का विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून राज्य के बाहर लागू। जैसे मैं राजस्थान निवासी हूं, अब राजस्थान में मैं जब तक रह रहा हूं तब तक राजस्थान की विधानमंडल द्वारा जो पारित कानून है वो मुझ पर लागू होंगे। लेकिन मैं मान लो शिफ्ट हो गया बंबई, कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए चला गया, तो वहां फिर राजस्थान विधानमंडल का जो कानून है वो मुझ पर लागू नहीं होगा। वो मैं बंबई में रह रहा हूं तो महाराष्ट्र विधानमंडल का कानून लागू होगा। यह चीज ध्यान रखना, सिवाय तब जब राज्य और वस्तुओं के संबंध में पर्याप्त कानून बनाने की आवश्यकता हो। कुछ सेवाओं के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए कई बार सरकार कानून बनाती है तो वहां उस समय राज्य से बाहर भी चली जाए तो भी उसका कानून मान्य होगा, लेकिन सामान्य स्थिति में केवल राज्य के अंदर अंदर उसका कानून मान्य होगा। तीसरी बात देखें तो केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक और उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। तीसरी बात देखें तो मैंने अभी कहा कि जो राज्य सरकार होती है उसके कानून यदि राज्य से मैं बाहर चला जाऊं तो मुझ पर लागू नहीं रहेंगे। लेकिन भारत सरकार, कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर ईरान चला गया कमाने के लिए, लेकिन फिर भी उस पर कुछ कानून है वो भारतीय कानून लागू रहेंगे। ये तीसरी बात। तो तीनों को हमने डिटेल से समझा। तो पहली बात है कि इनकी जो सीमा है वो क्या है। पहली बात है संसद की जो सीमा है वो पूरे भारत क्षेत्र के लिए, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, सब में कानून बना सकती है, किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। कुछ जो तीसरी कंडीशन है कि इस तरह संसद है वो कानून भारतीय नागरिक और उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है,
अब यहां से पैसे चोर के बहुत सारे पैसे कमा के स्विट्जरलैंड की बैंक में डाल दिए। अब उस पैसों पर, वो भारत में तो नहीं है, लेकिन वो संपत्ति यदि स्विट्जरलैंड में पड़ी है तो उसके लिए भारत सरकार कानून, भारतीय संसद कानून बना सकती है। लेकिन राज्य के मामले में ऐसा नहीं है। राज्य केवल अपने राज्य के क्षेत्र के लिए ही कानून बनाए। ये है केंद्र और राज्य का विस्तार। जो कानून है केंद्र और राज्यों का कानून है वो कहां तक मान्य होगा। अब देखो और डिटेल समझते हैं। संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्रों के मामले पर संसद को कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। देखो संसद पर ऐसा नहीं है कि संसद हर कुछ कर सकती है, कुछ प्रतिबंध भी लगाए। दूसरे शब्दों में संसद के कानून पर निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकते। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में जिन पर संसद कानून नहीं बना, भारत में ही है फिर भी संसद कानून नहीं बना सकते। देखो एक एक डिटेल से समझेंगे कि 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है, 4 की जगह पे 3 ही गिनना। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन दीव, इसको एक कर दिया गया। तो 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप और तीसरा है दादर नगर हवेली और दमन दीव। इन 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए कुछ कानून है वो राष्ट्रपति बनाएगा, संसद नहीं बनाएगी। ये संसद पर फाउंडेशन है कि इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति क्षेत्र में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकते हैं। और इस प्रकार बनाया गया जो कानून है संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रभावी होगा। राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि वहां और अच्छी व्यवस्था हो सके, उसके लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा बनाए हुए कानून उतने ही प्रभावी और उतने ही सक्षम होंगे जितने की संसद। कहने का मतलब इस मामलों में संसद नहीं बनाएगी, राष्ट्रपति बनाएगा। पहली बात बंदिश आई। दूसरा है राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू नहीं करे और उसे विशेष संशोधन कर लागू करे। कई भारत में ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं। अब उन क्षेत्रों में यदि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाए तो वह उस क्षेत्र का जो राज्यपाल होगा, समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से समझना, तो उस क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र है, मोटे तौर से आप मान लो कि जो आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, उनके लिए पूरे देश का जो कानून है संसद जो बनाती है उसमें जो राज्यपाल वहां का होगा उसमें कुछ संशोधन करके लागू करेगा, वहां की स्थितियों के अनुसार लागू करेगा। तो यह भी संसद की सीमाओं को कंट्रोल करता है। देखो और मैं बात करूं असम का, देखो एग्जांपल देखना, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजाति क्षेत्र, असम में बहुत सारी जनजातियां रहती है, उनमें लागू नहीं करे। ये असम के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी गई है। इसी के लिए अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 जो स्टेट है जहां आदिवासी जातियां ज्यादा रहती है तो वहां कोई कानून लागू नहीं करे, ये वहां के राज्यपाल पर निर्भर करेगा, उनको विशेष पावर है। तो मैं कहूं इन 3 बिंदुओं पे हमने देखा कि संसद के कुछ कानून है कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। मैंने कहा पूरे भारत पर लागू होते, लेकिन इन जगह ये अपवाद है, इन जगह उनमें चेंजेज भी किया जा सकता है या लागू नहीं भी करे, ये एक अलग स्थितियां है। तो 2 चीजें देखी हमने, सीमांकन देखा, राज्यों का कानून का विधायी पावर कितनी सीमा तक रहेगा, केंद्र का पावर कितनी सीमा तक रहेगा, हमने समझा। 4 राज्यों का जिक्र भी किया। दूसरी बात हम समझे तो विधायी विषयों का बंटवारा। देखो विधायी विषयों का बंटवारे का मतलब है कानून जो बनाने की शक्ति है। पहली बात तो हमने ये समझी कि कानून किस क्षेत्र तक पावरफुल होगा। भारत की जो संसद है वो कानून जो बनाएगी उसका प्रभाव कहां तक रहेगा। तो मैंने कहा पूरे भारत पर रहेगा, लेकिन कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर नहीं रहेगा, भारत के बाहर नागरिक है उन पर भी रहेगा। राज्य के लिए राज्य के अंदर रहेगा, ये बात समझी। अब मैं बात बताता हूं कि विधायी विषयों का बंटवारा किया गया। विधायी विषयों का बंटवारा की बात आप समझोगे कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, देखो जिसमें केंद्र और राज्य के विधायी विषयों का बंटवारा किया गया। जो 7वीं अनुसूची है जिसमें आप सबको पता है कि देखो जितने भी विषय होते हैं, विषय का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि किस किस विषय पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी। केंद्र सरकार किस पर बनाएगी, राज्य सरकार किस पर बनाएगी और दोनों किस पर बनाएगी। तो एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो इसकी व्यवस्था जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या गया, देखो सूची दे के एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का पावर संसद के पास, राज्य सूची पर कानून बनाने का पावर राज्य विधानमंडल के पास है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का
काम दोनों कर सकते हैं। एक एक को डिटेल से समझेंगे। संघ सूची में वर्तमान में देखें तो लगभग 100 विषय है, ठीक है, 100 विषय है। जब संविधान बना था तो 97 विषय थे, और इस पर कानून बनाने का सारा पावर किसके पास है? संसद के पास। तो संघ सूची का जो विषय है उनमें सारा के सारे कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। कितने विषय? मूल विषय जब संविधान बना 97 थे। वर्तमान में अलग अलग किताबों में मिलेगा आपको 99, 98, 99, 100 अलग अलग मिलेगा। मूलतः तो 97 है, लेकिन इसमें भाग अलग अलग जोड़ दिए गए तो 100 हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे जो विषय होते हैं संघ सूची के, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार को या केंद्रीय संसद को सौंपे गए। जैसे आप कहो मुद्रा, अब मुद्रा का मतलब है रुपए का, मान लो आप, तो पूरे देश में भारत में एक ही रुपया चलता है, तो इस पर कानून बनाने का काम किसके पास है? संसद के पास। मुद्रा हो, आणविक परमाणु ऊर्जा का मामला हो, संचार हो, ठीक है, केंद्र राज्य व्यापार हो, जनगणना हो, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट 100 प्रकार के विषय है उसको बोलते हैं सूची 1 में डाला गया, जिसको बोलते हैं संघ सूची। और इस पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास। दूसरी बात करें तो जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे पहले, अब वर्तमान में हो गए 61 विषय, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास। और तीसरा है, इसमें एग्जाम्पल में भी देख लो, चाहे पुलिस देख लो, जन स्वास्थ्य देख लो, और सफाई देख लो, कृषि देख लो, जेल देख लो। कई बार पूछा जाता है कि कृषि कौन सी सूची का विषय है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी सूची याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मोटे मोटा आपको देख लेना चाहिए कि भाई ये कृषि से पूछा गया सवाल है कि कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जेल किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। सफाई और जन स्वास्थ्य, पुलिस देखा होगा आपने, राजस्थान की पुलिस अलग मिलेगी, बंबई की पुलिस में बहुत सारे रूल्स में चेंज, उसके प्रति कानून जो बनाना है वो वहां का विधानमंडल बनाता है। यूनिफॉर्म में भी कुछ परिवर्तन होता है। तो ये सारे के सारे राज्य सूची के विषय, और इस पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? राज्य विधानमंडल के पास है। मूलतः 66 विषय थे, 5 कम हो गए, 61 हो गए। तीसरा है समवर्ती सूची के संबंध में संसद और राज्य दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के जो विषय है, तीसरी जो सूची है, इस पर कानून बनाने का पावर केंद्र संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडल के पास भी है। और इसमें 47 थे पहले, अब कितने हो गए? 52। देखो वापस देखना कि यहां 66 थे, इसमें से 5 को कम किया गया, 5 क्या हुए? माइनस। ये 5 माइनस होके कहां जुड़ गए? इसमें। पहले इसमें 47 थे तो ये 5 जुड़ गए, तो वर्तमान में कितने विषय है इस सूची में? 52 विषय। वो 5 जो राज्य सूची से निकालकर किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। तो इस पर कानून दोनों बना सकते हैं। देखो ये मैं बात कर रहा था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो समवर्ती सूची में पहले 47 थे, तो +5 हो गए, तो हो गए 52। यह था। और इसमें मैं बता दूं आपको कि जो समवर्ती सूची है उसमें मैं कह रहा था कि राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना, लेकिन यदि दोनों के कानून में विवाद पैदा हो जाए, मान लो एक ही चीज पर विवाद, एक ही चीज पर दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए, तब यह माना जाता है कि केंद्र की जो संसद है उसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी रिलैक्स रहो आप। तो तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। अब देखो एक और चीज आती है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भू क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृत क्षेत्र से बनता है। एक कहने का मतलब यह है कि संसद के पास कोई नया क्षेत्र शामिल हुआ हो तो उसके लिए सब विषयों पर कानून संसद बना सकती है। जैसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करूं, 2016 में आया था, जीएसटी से संबंधित था। ये जीएसटी आपने नाम सुना होगा, जीएसटी से संबंधित था।
इसमें के अनुसार संसद और राज्य विधायकों को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु और सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह सेवा कर के विषय में कानून बनाए अथवा वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति का अंतर्राज्यीय व्यापार के रूप में। जो 101वां जो संविधान संशोधन था, इसमें यह कहा गया कि संसद और राज्य को दोनों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जीएसटी से संबंधित कानून जो बनाने का अधिकार है वो संसद के पास रहेगा। कुछ चीजें हमने समझी। तीसरा जो बिंदु है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, इसमें आप ये समझोगे कि हमने शुरुआत में समझा कि राज्य के क्षेत्र में राज्य का विधानमंडल काम करता है, पूरे देश के लिए भारत की संसद कानून बनाती है, लेकिन ऐसे भी कुछ बातें हैं जहां राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान चलते हैं। देखो, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है। जो जितनी भी मैंने बातें कही ये केवल क्या है, सामान्य समय सामान्य काल के लिए है। भाई केंद्र के कानून है वो पूरे देश के लिए चलेंगे, राज्य के कानून उस राज्य के क्षेत्र के लिए चलेंगे, लेकिन ये चीजें सारी की सारी सामान्य समय के लिए। लेकिन मान लो देश में आपातकाल लागू हो तो फिर उल्टा फिर राज्य के लिए भी कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। देखना आप, सामान्य समय नॉर्मल आपातकाल नहीं भी हो, राज्य चाहे तो भी है, बहुत सारी बातें हैं। तो देखो ये, लेकिन असामान्य काल के बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। लेकिन सामान्य समय नहीं हो, नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा हो उस राज्य में, तो कुछ विशेष स्थितियां होती है। कब कब होती है, बहुत मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट है। देखो पहली चीज है कि भाई राज्य सूची पर है कानून, वैसे राज्य सरकार बनाती है, राज्य विधानमंडल बनाती है, लेकिन कुछ स्थितियों में राज्य सूची का पर भी कानून कौन बना सकती है, संसद बना। देखो जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, पहली चीज देखना आप, यदि राज्यसभा ये घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में ये कानून बनाया जाना चाहिए संसद के द्वारा, तो राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बना सकती है, संसद बना सकती है। पहली मोस्ट, राज्यसभा की सबसे मोस्ट शक्ति है ये कि राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे जो ये कहे कि इस राज्य सूची के विषय को, जैसे पुलिस मान लो आप, पुलिस राज्य सूची का विषय, कृषि मान लो राज्य सूची का विषय, यदि राज्यसभा ये अनुमोदित कर दे कि भाई कृषि पर कानून किसको बनाना चाहिए, संसद को बनाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मुद्दा है, तो अपने आप पावर किसके पास चला जाएगा, राज्यों से वो छीन लिया जाएगा और किसके पास चला जाएगा, उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम कौन हो जाएगी, संसद हो जाएगी। इस तरह प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों का 2/3, लेकिन यह काम सरल नहीं है। यदि राज्यसभा को ऐसा प्रस्ताव पारित करना है तो जो उस समय जब प्रस्ताव रखा गया तो उस समय जितने व्यक्ति थे उनमें से 2/3 मत देने वालों का 2/3 समर्थन मिलना आवश्यक है। यदि 2/3 समर्थन मिल गया तो राज्य सूची को भी संघ सूची, संसद को कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का पावर मिल जाता है। और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है, और यह नहीं है कि परमानेंट में संविधान संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन 1 वर्ष के लिए उस पर कानून संसद बना सकती है। और जिसको असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, फिर उसको वापस और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, फिर और 1 वर्ष के लिए, एक साथ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह लिमिट नहीं है कि भाई 1 बार ही बढ़ा सकते हो, 2 बार ही बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो 20 साल तक चला सकते हो, लेकिन संशोधन कितना करना पड़ेगा, 20 बार, प्रत्येक बार 2/3 वोटिंग 1 साल के लिए बढ़े, फिर 2/3 वोटिंग 1 साल के लिए। और ही इसके उल्लेख है भारत के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 249 काफी महत्वपूर्ण है। 249 जो संघ राज्य सूची का विषय है उस पर संसद को कानून बनाने का पावर देता है, ये आर्टिकल 249 याद रख लेना। क्लियर है? अब और बात करते हैं कि ऐसे कौन सा टाइम है जब राज्य सूची पर केंद्र संसद कानून बना सकती है। दूसरा है आपातकाल के दौरान। मैंने कहा कि इसमें जो प्रावधान है वो सामान्य समय के लिए नहीं है, विशिष्ट समय के लिए, क्योंकि राज्यसभा भी किसी विषय को, राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का सामान्य समय में नहीं करेगी। कोई विशेष स्थितियां देश में आ गई, किसी राज्य में विशेष स्थितियां आ गई, तब जाके ये करती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि देश में आपातकाल हो
तो संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामलों में शक्तियां अधिकृत कर लेती है। यदि देश में, पूरे देश में आपातकाल हो, आर्टिकल 352 का प्रयोग पूरे देश में आपातकाल हो, तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बढ़ा सकती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था लागू रहती है। जो कानून राज्य सूची पर बनाए गए वो आपातकाल समाप्त भी हो जाए तो उसके बाद में कितने समय के लिए प्रभावी रहेंगे? 6 माह के लिए प्रभावी रहेंगे। और देखो ध्यान से समझना, यहां भी राज्य विधानमंडल को समान मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबिंब नहीं होती है, लेकिन इसमें से टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी होता है। यदि आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य की विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि दोनों में टकराव हो, एक ही विषय पर दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए, तब किसका कानून मान्य होगा? संसद के द्वारा बना हुआ कानून, आर्टिकल 250। दोनों आर्टिकल 249 क्या कहता है? 249 ये कहता है कि राज्यसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है 249 की, दोनों बातें ध्यान रखना। 249 ये कहता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची का कोई भी विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन 1 साल के लिए, उसको अनंत बार तक बढ़ाया जा सकता है। 250 ये कहता है कि देश में आपातकाल लागू हो तो उस समय राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है और उस समय विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों में विवाद हो तो संसद का बना हुआ कानून मान्य होगा। कुछ ऐसी भी बातें आती है, ये दोनों तो क्या हुआ, जबरदस्ती कानून बनाने की शक्ति हो गई संसद की। वैसे कहे तो राज्य ने नहीं कहा, पहले तो राज्यसभा ने कहा, फिर आपातकाल था तो, लेकिन कई स्थितियां ऐसी भी होती है कि राज्य यदि चाहे कि भाई हम कानून नहीं बढ़ाएंगे, आप कानून बढ़ाओ, तब भी संसद कानून बढ़ा सकते हैं। ध्यान से देखना, जब 2 या उससे अधिक राज्य, एक अकेला राज्य नहीं कहेगा, अकेला तो क्यों कहेगा, तो 2 या 2 से अधिक राज्य, 2+ राज्य कहे कि भाई हमारे विषय जो विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बढ़ाया जाए, तब संसद उस मामले में कानून बढ़ा सकती है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर कहे कि ये फलाना राज्य सूची का विषय है, इस पर संसद हम नहीं कानून बनाएंगे, आप बनाओ, तब संसद कानून बढ़ा सकती है। ये कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावित होगा जिन्होंने इसका प्रस्ताव किया है। जैसे मान लो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर प्रस्ताव पारित करे कि भाई कानून बनाना है राज्य सूची का विषय पर, किसको? संसद को, तो संसद कानून बनाएगी, लेकिन वो कानून किसके लिए होगा? उन्हीं राज्यों के लिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए लागू होगा। यद्यपि बाद में अन्य राज्य भी प्रस्ताव पारित करके इसे लागू कर सकता है, और बाद में 3 राज्यों ने कानून बढ़वा लिया तो चौथा राज्य अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना है और उसमें शामिल हो सकता है। उसमें संसद की अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। भाई मैंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने मिलकर कोई कानून बढ़वा लिया, अब भाई गुजरात भी चाहे कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहूं, तो उसको संसद की जरूरत नहीं है, केवल उसके विधानसभा में अपना प्रस्ताव पारित करना है कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूं, वो हो जाएगा उस कानून में। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। आर्टिकल 252, देखो 252 में यह कहा गया कि जो कानून बना, राज्यों ने कहा, संसद ने कानून बढ़ा दिया गया, तो इस कानून को में यदि संशोधन करना है या इस पर पुनर्विचार करना है तो वो केवल अब राज्यों की विधानसभा के पास पावर नहीं है, उसमें वो सारा का सारा पावर कहां चला गया? संसद के पास। तो उसमें चेंजेस करना है, उसको हटाना है, नहीं हटाना, सारा का सारा मसला किसके पास आ जाएगा? संसद के पास। आर्टिकल 252, देखो 352 याद रखना, तो वैसे 252 भी मोस्ट है, 352 आपातकाल से संबंधित है, लेकिन 252 भी मोस्ट है, इंपोर्टेंट। कुछ बातें और लिखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, कि देश में कई बार बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती है देश के सामने कि कई समझौते होते हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौते। उन अंतरराष्ट्रीय समझौतों की शर्तों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बढ़ा सकती है। देखो, संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को अमल में लाने के लिए कानून बढ़ा सकती है। आर्टिकल 253। देखो, जैसे अभी पर्यावरण का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण चल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ओजोन गैसें कम करनी चाहिए, ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कम करनी चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके
प्रावधानों के तहत सभी देश कोशिश कर रहे हैं। अब मान लो भारत ने किसी पर एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि हम 2030 तक पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए ये कार्बन उत्सर्जन गैसें कम करेंगे। अब इसके लिए यदि राज्य सूचिका भी विषय कोई हो तो उस पर भी उस संधि का पालन करने के लिए संसद कानून बना सकती है। यह कहता है आर्टिकल 253। एक और बात करते हैं, आर्टिकल 356 की बात करें, 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी। इसके अलावा जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। जब आर्टिकल 356 का प्रयोग हुआ और कहो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, तो राष्ट्रपति शासन हो तो उस समय राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और यह कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावित होता है, लेकिन बाद में राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ उस समय भी वो कानून लागू रहेगा। यदि उसको हटाना है तो विधानसभा उसको हटाएगी, जारी रखना है तो भी विधानसभा उसको स्वीकृति देगी, परिवर्तन करना है तो भी विधानसभा परिवर्तित करेगी। यदि विधानसभा कुछ नहीं करेगी तो वो राष्ट्रपति शासन में जो संसद ने कानून बनाया था वो अनवरत चलता रहेगा। यह है आर्टिकल 356 की बात। तो कुछ विशेष स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। एक अलग बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। इसमें हम समझेंगे कि यार राज्य विधानमंडल जो है उस पर केंद्र का नियंत्रण कितना होता है, कब कब होता है, कैसे कैसे होता है। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद सीधे विधानमंडल के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए इन मामलों में शक्तिशाली बना। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें संसद पावरफुल होती है विधानमंडलों से ज्यादा। देखो, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधायकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित कर सकता है जिस पर राष्ट्रपति को विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। देखो, कई मामले ऐसे होते हैं जब विधानमंडल ने उसको पास कर दिया, विधानसभा ने उस कानून को पारित कर दिया, लेकिन राज्यपाल ऐसे विषय को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और यदि राष्ट्रपति के पास भेज दिया है राज्यपाल ने तो फिर विधानमंडल के पास कोई पावर उसमें नहीं रहेगा। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको स्वीकृति दे दे और चाहे तो नहीं दे, पहली बात। दूसरी, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। दूसरी बात, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको यदि विधानमंडल विधानसभा में रखना है तो पहले किसकी परमिशन चाहिए? राष्ट्रपति की। तो यहां देखें तो कुछ परिस्थितियों में संसद सीधे विधानमंडल अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर, केंद्र की जो सरकार होती है, राष्ट्रपति होता है, उसका ज्यादा पावर होता है। देखो, कई विषयों पर राज्यपाल उसको विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब विधानसभा के पास कुछ काम नहीं है भाई, राष्ट्रपति पास करे, राष्ट्रपति जेब में डाले, राष्ट्रपति कुछ नहीं करे, पढ़ाए तो पढ़ाए, विधानसभा कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको यदि विधानसभा में रखना है तो उससे पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। यदि राष्ट्रपति परमिशन नहीं दे तो उस विधेयक को विधानसभा में रखा ही नहीं जा सकता। तीसरी बात, केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों से सुरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 360 जब लगा हुआ हो, वैसे भारत में लगा नहीं है, तो 360 वित्तीय आपातकाल लगा हुआ हो तो कोई भी केंद्र जो संसद है, विधानसभा द्वारा कोई भी विधेयक जो वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, कहने का मतलब सिंपल भाषा में जिसमें खर्चा हो, आय इनकम का ब्यौरा हो, तो ऐसा कोई विधेयक वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति का निर्देशों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यहां भी राष्ट्रपति, 3 मामलों में राष्ट्रपति की दखलंदाजी होती है। एक, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के समय कुछ विधेयकों पर पूर्व अनुमति जरूरी है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो विधानसभा में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल चाहे तो भेज सकता है। इन तीनों मामलों के देखें तो वहां राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण होता है, केंद्रीय सरकार का। संसद की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। केंद्रीय सरकार, यहां केंद्र का मतलब राष्ट्रपति मान लो, और राष्ट्रपति तो आपको पता है किसके अनुसार काम करता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार काम करता है। तो यहां केंद्र का दखलंदाजी बढ़ जाती है इन 3 मामलों में।
देखो कुछ आर्टिकल है जिसके मोटे मोट में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दूं, जिन आर्टिकलों के बारे में हमने समझा। हमने आर्टिकल 245 से लेकर 255 के आर्टिकलों के बारे में जिक्र पड़ा। भाग 11 में संघ और राज्यों के विधायी संबंध 245 से जो 255 है वो किससे संबंधित है? विधायी संबंध, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है केंद्र और राज्यों के बीच, उसको समझाया गया। आर्टिकल 245 की बात करूं तो 245 ये कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार कहां तक है। मैंने अभी बताया था आर्टिकल 245 ये कहता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून कहां तक मान्य होगा, किस क्षेत्र तक मान्य होगा, उसकी सीमा क्या होगी। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून किस सीमा तक होगा, आर्टिकल 245। आर्टिकल 246 ये कहता है कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, मैंने 3 जिक्र किया था, इनके बारे में डिटेल मिलेगी आपको 246 में। संघ सूची पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? संसद के पास। राज्य सूची पर कानून बनाने का विधानमंडल के पास। तो इन सूचियों के बारे में जो जिक्र है वो है 246 में। 7वीं अनुसूची की बात कर रहा हूं। 247 कह रहा है कि 247 ये है कि संसद है वो अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है किसी राज्य में। जैसे पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। 247 में ज्यादा कोई है नहीं। 248 कहता है अवशिष्ट विषय। मैंने कहा अवशिष्ट विषय ध्यान से समझना। आर्टिकल 248 क्या कहता है? कुछ विषय मैंने कहा संघ सूची में है, कुछ विषय राज्य सूची में है, कुछ विषय समवर्ती सूची में, लेकिन इसके अलावा जो रह गए उनको बोलते हैं अवशेष सूची। भाई कुछ विषय आपने मैंने बताया 100 के लगभग विषय संघ सूची में थे, उसके अलावा कुछ विषय राज्य सूची में और कुछ विषय समवर्ती, जिस पर दोनों कानून बना सकते, लेकिन इसके अलावा जो बच गया उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। और इसके लिए आर्टिकल है 248। और अवशिष्ट सूची के बारे में मैं बता दूं कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? संसद के पास। अलग अलग देशों में अलग अलग, भारत की मैं बात करूं तो भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 248। 249 की मैं बात करूं तो 249 का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित का कोई विषय हो तो संसद की राज्यसभा उसको पारित कर दे कि ये राष्ट्रीय हित का है, तो संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 बताया था मैंने कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, मत देने वालों का 2/3 बहुमत से यदि पारित कर दे कि भाई ये राष्ट्रीय हित का विषय है, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती। 249। 250 की बात मैं कर रहा था। 250 में कि यदि आपातकाल उद्घोषणा हो, आपातकाल लगा हुआ हो, तो उस समय राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250। और संसद आपातकाल की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती है। उद्घोषणा प्रवर्तन में न रहने के 6 माह की अवधि, मैंने अभी भी बताया था कि 6 माह, यदि आपातकाल हट भी जाए तो ऐसे कानून 6 माह तक चलते रहेंगे और अक्षमता की मात्रा उन बातों के सिवा प्रभावी नहीं रहेगी और विधि में समाप्ति से पहले किया गया है, उसका लोप किया गया है। यदि विधानसभा उसको हटाना चाहे तो हटा सकती है। 251 क्या कहता है? 251 ये कहता है कि जो आर्टिकल 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होने पर, मान लो मैंने बताया कि राज्य सूची पर विषय पर 250 में विधानसभा भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है। तो 251 ये कहता है कि एक ही बिंदु पर, एक ही विषय पर किसी राज्य ने कानून बनाया और उसी विषय पर संसद ने कानून बनाया, तो इसमें कहा गया है कि केंद्र का कानून मान्य होगा। दूसरी बात, इसमें यह प्रावधान किया गया है 251 में कि भाई कोई कानून बनाया, मान लो रेल के संबंध में या पुलिस के संबंध में कोई कानून बनाया, राज्य सूची का विषय पुलिस, राज्य सूची के विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बनाया। अब यदि दोनों कानून बिल्कुल उल्टे फुलटे हैं, बिल्कुल उल्टे फुलटे हैं, तो कानून किसका चलेगा? राज्य का नहीं चलेगा, संसद का चलेगा, राज्य विधानमंडल का नहीं चलेगा। लेकिन यदि कानून तो ठीक है लेकिन उसके कुछ बिंदु एक दूसरे के उल्टे, तो पूरा कानून निरस्त नहीं होगा, उसकी वो बात निरस्त होगी, बात जो उल्टी है। भाई मान लो पुलिस का विषय है, पुलिस का विषय, अब पुलिस में राज्य विधानमंडल ने कानून ये बना दिया कि भाई पुलिस को 365 दिन में से 6 दिन
की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, 365 दिन में से 6 दिन की छुट्टी मिलेगी और 6 दिन में से 2 दिन की तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, यह कानून बनाया राज्य ने। मान लो केंद्र ने कानून बनाया कि पुलिस को 365 दिन की नौकरी में से 6 दिन का अवकाश मिलेगा, लेकिन 3 दिन की वेतन मिलेगा। 3 दिन का वेतन मिलेगा। अब देखो दोनों 365 दिन जो साल में होते हैं, 365 वापस देखो, आप समझना एक कानून पे आप डिटेल समझो कि पुलिस के लिए मान लो 12 महीने में 365 दिन है, उसमें से कहा गया कि 6 दिन का अवकाश होगा और उसमें से 2 दिन की तनख्वाह उसको मिलेगी। 6 दिन की जो छुट्टियां हैं उसमें से 2 दिन का अवकाश मिलेगा। ये राज्य ने कानून बनाया। केंद्र ने कानून बनाया वो ये है कि भाई 365 दिन में से उसको 6 दिन का अवकाश मिलेगा, लेकिन वेतन उसको 6 दिन में से 3 दिन का मिलेगा। तो इन दोनों में आर्टिकल 251 कहता है, तो इसमें से ये तो सही रहेगा, लेकिन जिसमें विवाद हुआ वही बिंदु हटाया जाएगा, वो केंद्र का मान्य होगा। ये आर्टिकल 251 कहता है। आर्टिकल 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य, आर्टिकल 252 बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 या 2 से अधिक राज्य की सहमति से को कानून बना दिया जाए तो वो संसद उस पर कानून बढ़ा सकती है। आर्टिकल 252 के जिसका हमने जिक्र किया। 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पूर्ति के लिए संसद है वो राज्य विधानमंडल या राज्य सूची के विषय में कानून बढ़ा सकती है। 254 है ये कहता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगतियों। 254 ये कहता है कि केंद्र और राज्य, देखो वापस ध्यान से समझना, ये जो 252 है, 251 तो केवल 249 और 250 के लिए है कि जब आपातकाल हो या राज्य सभा पारित कर दे तब 251 प्रभावी होगा। 251 में उस समय भी यदि दोनों में विवाद हो तो क्या रिजल्ट आएगा। और 254 है वो सामान्य कानून जो होते हैं, राज्य सूची पर किसी विधानसभा ने कानून बनाए और संघ सूची पर किसी संसद ने कानून बनाए, तो उनमें विवाद हो तो क्या प्रावधान होगा। तो ये सेम 251 की तरह है 254। 255 क्या है कि कुछ विषयों पर मैंने कहा था कि कुछ विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। 255 राज्यपाल सिफारिश अपेक्षित थी, वहां राज्यपाल राष्ट्रपति ने या राज प्रमुख की सिफारिश थी तो राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। मैंने अभी बताया था कि कुछ विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की सिफारिश से उनको रख सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 255 है। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक मोटे तौर से सरसरी तौर से सिंपल वे में हमने समझने की कोशिश की। आर्टिकल आपको ज्यादा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, 248 आपको याद रखना, 249, 250, 252, 254 ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो हमने आज केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का जिक्र हमने पढ़ा। ऐसा आपको समझ में आया होगा। अगले जो वीडियो होगा उसमें केंद्र और राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित कार्यपालक संबंधों का जिक्र हम पढ़ेंगे, उसको एक अलग वीडियो होगा। और वित्तीय संबंध जो वो भी महत्वपूर्ण है तो उसके लिए एक अलग वीडियो होगा। आशा है आपके समझ में आया होगा। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो इंडियन पॉलिटी और समस्याओं के लिए कमेंट करते रहो। मैं आपकी समस्याओं के इंतजार में और आपके सुझावों के इंतजार में एक नई वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।